Hello everybody, this is Shivani. I welcome you all to this very first lecture of Economics lecture series. I hope you are doing well. पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी। इसके पहले हमारा एक लेक्चर हुआ था जो कि इकोनॉमिक्स ओरिएंटेशन का लेक्चर था, जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, किस तरह से अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को वो देखा था, सोर्सेस क्या क्या होंगे वो देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले ज़रूर वो वीडियो जाकर देख लें। तो आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज से जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। नेशनल इनकम में क्या क्या आता है, जैसे जीडीपी आता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी आता होगा, आपने सुना होगा। नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम क्या होती है, एक नेशन की इनकम क्या होती है, ठीक है। फिर एक पर्सनल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी और इन सारी तरह की नेशनल इनकम्स के कॉन्सेप्ट जानने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लें। जैसे क्या होता है ट्रांसफ़र पेमेंट, क्या होता है, ठीक है, या फिर आपका डिफरेंट तरह के जो टैक्सेस होते हैं, सब्सिडीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर रहेंगे तो हमें जीडीपी का और जीएनपी और जो अलग अलग तरह की नेशनल इनकम्स हैं इसका हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि है इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी, इसका डेफिनेशन है जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट। वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे तो एग्जाम्पल दिया है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। तो क्या ये देखिए, जो आपका टेरिटोरियल वाटर्स हो गए या फिर जो आपका एयर स्पेस हो गया वो आपकी जोग्राफिक टेरिटरी में नहीं आता है। जोग्राफिक टेरिटरी में इंडिया की क्या आता है, जैसे हमारे इंडियन मेनलैंड हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, ये आपका हमारा आता है जोग्राफिकल टेरिटरी में। लेकिन जो हमारा टेरिटोरियल वाटर्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे हमारे फिशरमैन अलाउड होते हैं, हमारी नेवी ऑपरेट करती है, हमारे कोस्ट गार्ड्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये हमारा टेरिटोरियल वाटर हो गया। एयर स्पेस, जहाँ पे हमारा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये सारा हमारा आ गया इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। एम्बेसीज, ठीक है, जो हमारी कंट्री की एम्बेसीज जो दूसरी कंट्री के जोग्राफिकल टेरिटरी, जोग्राफिकल बाउंड्री के अंडर प्रेजेंट है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर हमारी एम्बेसी सिचुएटेड है वहाँ पर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्सुलेट्स पे, मिलिट्री बेसिस पे, तो ये सारे आपके इकोनॉमिक टेरिटरी में आ गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अब्रॉड में भी लोकेटेड है उनमें किन किन चीज़ों पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। अब एयर इंडिया की जो सर्विसेज होगी क्या वो आएंगी? आप सोचिएगा, एयर इंडिया की सर्विसेज भी जो हैं वो आती हैं हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है। जो हमारे फ़िश वेसल्स हो गए, कार्गोज़ हो गए, ये सब आपके जो हैं जहाँ पर हमारा ऑपरेशन है, जहाँ पर हमारा एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है किसी जगह पर, किसी तरह के एक्सट्रैक्शन के लिए, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, और उसमें हमारे कुछ वेसल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो सारा आपका इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा रेसिडेंट वर्सेस सिटीज़न का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट में आता है पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, राइट। तो रेसिडेंट में आपके जो ऑर्डिनरीली इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो लोग भी आएंगे, भले ही वो फॉरेनर्स हों, ठीक है। इसमें आपके नेशनल्स भी इंक्लूडेड होंगे जो इंडियंस इंडिया में लिव कर रहे हैं, और एक फॉरेनर्स भी हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। जो आपके हैं इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं बट वो इंडिया में आके ऑर्डिनरी रिसाइड करें, वो सारे लोग रेसिडेंट में आ जाएंगे। और सिटीजन्स में क्या होंगे? जो इंडिया के सिटीजन्स हैं। अब इसमें हमारे एनआरआईज भी शामिल होंगे, वो भले ही इंडिया के अंदर नहीं रह रहे हों बट वो लोग क्योंकि उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, इंडिया की सिटीजनशिप है, तो वो इंडिया के सिटीजन्स हो गए। तो अगर आपको जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको रेसिडेंट वर्सेस सिटीजन्स में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट। क्या होता है ट्रांसफ़र पेमेंट? इट इज़ अ पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच देयर आर नो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज्ड, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स कॉमनली रिफर टू एफर्ट्स बाय लोकल, स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट मनी टू दोज इन नीड। तो जब हम नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं तो उसमें हम ट्रांसफ़र पेमेंट जो है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्या क्या आएगा ट्रांसफ़र पेमेंट में? जो हमारी ओल्ड एज पेंशन हो गई,
ठीक है, जो कंट्री देती है, एजुकेशनल ग्रांट्स हो गई, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये केवल वेलफेयर पर्पस के लिए है। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, गिफ्ट्स, ये सब हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं जिसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं हमारे इंडिया की जीडीपी के कैलकुलेशन में, ठीक है। हम रेमिटेंस, आप रेमिटेंस का सोचिए कि जो रेमिटेंस क्या होता है, जो बाहर से हमारे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, ठीक है, हमारे जो एनआरआईज हो गए, वो जो पैसा हमारे देश के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं वो आपका रेमिटेंस होता है। सबसे ज़्यादा आपका केरला में आता है रेमिटेंस, राइट। तो ये क्या जीडीपी में अकाउंट होगा? नहीं, ये भी अकाउंट नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र पेमेंट जो होते हैं वो आपके जीडीपी के कैलकुलेशन में अकाउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। वो सारे पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच देयर आर नो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज्ड, ठीक है। यूएस में भी है ऐसा, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देते हैं वो लोग, ठीक है, ये उनके कॉमन टाइप है ट्रांसफ़र पेमेंट के, ठीक है। लेकिन जो आपका कॉर्पोरेट बेल आउट्स हो गए, जो सब्सिडीज़ हो गई है ना, जैसे कॉर्पोरेट कोई फेल हो रहा हो तो उसमें बेल आउट कर रही है सरकार, या सब्सिडीज़ जो दे रही है, वो आपका दे आर नॉट कॉमनली रेफर टू एज ट्रांसफ़र पेमेंट। आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि जो सब्सिडीज़ होती हैं, जो कॉर्पोरेट बेल आउट्स होते हैं, ये ट्रांसफ़र पेमेंट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ लाइकली सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, वेदर फॉर रिटायरमेंट और फॉर डिसेबिलिटी। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट। अब हम देखते हैं आगे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़। तो दो तरह के टैक्स होते हैं, प्रोडक्शन टैक्स होता है, एक प्रोडक्ट टैक्स होता है, प्रोडक्शन सब्सिडी होता है, एक प्रोडक्ट सब्सिडी होता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपके पार्ले जी की फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी पार्ले जी की फैक्ट्री है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन टैक्स है आपका, टैक्सेस पेड ऑन लैंड, लेबर, एसेट सच एस लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन टैक्स होता है। जो भी आपका प्रोडक्शन पे लग रहा है, जिसके लिए भी फैक्ट्री उस प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट पे कर, जो टैक्स पे कर रही है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स। और प्रोडक्ट टैक्स क्या हो गया, टैक्सेस पेड ऑन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ये जब एक प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्शन हो जाता है, तो जब हम उसको मार्केट में जाता है वो प्रोडक्ट, ठीक है, बेचने के लिए, तो उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम्स ड्यूटी लगती है। तो ये आपका प्रोडक्ट टैक्स हो गया। तो बिल्कुल आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए प्रोडक्शन टैक्स के बीच में और प्रोडक्ट टैक्स के बीच में। ऐसे ही आपका प्रोडक्शन सब्सिडीज़ होता है और प्रोडक्ट सब्सिडीज़ होता है। प्रोडक्शन सब्सिडीज़ में क्या होता है, जो आपके एंटायर एंटरप्राइज को जो सब्सिडी दी जाती है वो किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होती है। जैसे आपके हमारे यहाँ पर रेलवेज़ को हमने सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि उस पर्टिकुलर सेक्टर का बेनिफिट हो सके, या फिर वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए भी दी जाती है। तो वो आपका प्रोडक्शन सब्सिडी हो गया, वो पूरे एंटरप्राइज के लिए जा रही है वो सब्सिडी। लेकिन जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, जैसे फूड के लिए, एलपीजी के लिए, केरोसिन, फर्टिलाइजर्स, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज़ है। ये होती है हमारी प्रोडक्ट, जो हर एक प्रोडक्ट पे लगती है ना। एलपीजी आपने पता है, एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है हमें। तो ये हो गई आपकी प्रोडक्ट सब्सिडीज़। तो प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडीज़ और प्रोडक्शन सब्सिडीज़, ये चारों आपको इसमें क्लियर डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि प्रोडक्शन टैक्स में क्या क्या आता है, जैसे लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। आपको प्रोडक्ट टैक्स में पता होना चाहिए क्या आता है, जैसे जीएसटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। प्रोडक्शन सब्सिडीज़ में क्या आता है, एंटायर पेमेंट्स, ठीक है, एंड नॉट स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सब्सिडीज़ टू रेलवेज, फार्मर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्रोडक्ट सब्सिडी में क्या आता है, फूड, एलपीजी, केरोसिन, फर्टिलाइजर्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज़ योर जीडीपी, ठीक है। अब क्या होता है, जीडीपी इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। हमारी कंट्री की जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो भी आपके फिनिश गुड्स या सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करके जो है जीडीपी हमारा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीडीपी क्या प्रोवाइड करता है, जीडीपी प्रोवाइड्स द स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन इकोनॉमी एंड ग्रोथ रेट, कि कितना बड़ा कंट्री है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है उस कंट्री की, ठीक है। इस साल अगर जीडीपी इतना था, ठीक है, 100 रुपया था, अगले साल 110 रुपया हो गया, तो कितना % का ग्रोथ रेट है आपका, ठीक है, ये बताता है आपका। तो ये इस सब के लिए हम जीडीपी को
जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छा मेजरमेंट है कंट्री की इकोनॉमी का साइज़ को मेजर करने का, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के जीडीपी होते हैं, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रियल जीडीपी में क्या होता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हेल नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। दो इट हैज़ लिमिटेशंस, जीडीपी इज़ अ की टूल टू गाइड पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में जीडीपी बहुत ज़्यादा काम आता है, चाहे वो आपकी सरकारें हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या बिजनेसेस हों, ठीक है। और जीडीपी पर कैपिटा, ये क्या होगा, ये मेजरमेंट होगा जीडीपी पर पर्सन इन अ कंट्रीज पॉपुलेशन। मतलब आप क्या करेंगे, जो भी आपका जीडीपी आ रहा है उसको आप आपकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। जितनी भी हमारे यहाँ पे 130 करोड़ का पॉपुलेशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें जीडीपी पर कैपिटा पता चल जाएगा। इसको क्या इंडिकेटर है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये बताता है अमाउंट ऑफ आउटपुट और इनकम पर पर्सन इन एन इकोनॉमी। मतलब एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है, एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ पे जीडीपी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जीडीपी पर कैपिटा कम है, मतलब आउटपुट पर कैपिटा कम है, इसलिए हमारा लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, ठीक है। तो ये आपको चारों कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, जीडीपी क्या होता है, ठीक है, फिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस। अब जो ये जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे ये किस प्राइस पे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। किस प्राइस पे, क्या जब मार्केट में वो गुड्स आ गए हैं, जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है तब करेंगे, उस जो प्राइस है उस पे करेंगे, या फिर जो होलसेल का प्राइस है उस पे करेंगे, जो फैक्ट्री से जब वो निकल रहा है कोई भी प्रोडक्ट तब उस पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए अलग अलग तरीके की प्राइस है, मार्केट प्राइस होगी, फैक्टर प्राइस हो गई, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो अब हम एक एक करके तीनों तरह के कॉस्ट को देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन डिप्लॉइंग ऑल फैक्टर्स विच लेड टू द प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज अवेलेबल इन द मार्केट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। मतलब क्या, जब आपका गुड जो है आपके प्रोडक्शन में जितने भी उसको प्रोडक्शन के लिए जितने भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो डिप्लॉय करने के बाद जो भी आपका टोटल कॉस्ट आया है, ठीक है, फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसे कहते हैं हमारा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब बेसिक प्राइस क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू और अमाउंट विच अ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव फ्रॉम द कंज्यूमर बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम इसको बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई बिस्किट मेकिंग कंपनी है, पार्ले जी ही मान लेते हैं, ठीक है। अब एक पार्ले जी का पैकेट बनाने के लिए मान लेते हैं कि 10 रुपया जो है वो फैक्ट्री को लगा, ठीक है। अब 10 रुपीज़ का आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने जब इंक्लूड कर लिया है तो आपका 10 रुपये आता है। अब जो फैक्ट्री का जो ओनर है वो चाहता है कि सारे कॉस्ट को वो करने के बाद 2 रुपये का या 3 रुपये का उसको फ़ायदा हो। हम मान लेते हैं 2 रुपये का फ़ायदा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो 12 रुपीज़ में इसको बेचना चाहेगा। ये हो गई आपकी बेसिक प्राइस। इसमें हमने कुछ भी, जितने भी टैक्स लगेंगे इसके ऊपर या सब्सिडी होगी, हमने उसको जो टैक्स लगेंगे उसको हमने नहीं कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर इस पर कोई सब्सिडी मिल रही है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 12 रुपये का आपका बेसिक प्राइस है। इसमें से मान लीजिए कि 5 रुपये सरकार ने बोला है कि वो बिस्किट ओनर को देगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 12 में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है, और 7 रुपये का बेसिक प्राइस बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टोटल 12 रुपीज़ ही होगा। मतलब जो सब्सिडीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड रहेंगी, लेकिन जो टैक्सेस हैं वो इसमें एक्सक्लूडेड रहेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो टैक्सेस को एक्सक्लूड करके और सब्सिडीज़ को इंक्लूड करके जो आपकी प्राइस बनती और जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है टू रिसीव फ्रॉम द कंज्यूमर बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं बेसिक प्राइस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बहुत सिंपल है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट एट विच गुड्स और कमोडिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू द जनरल कंज्यूमर फॉर सेल। इसमें आपके सारे
टैक्स लग जैसे जीएसटी लग जाएगा। अब जब कंज्यूमर के पास जाता है तो जीएसटी लग जाता है। तो इसमें क्या क्या कॉस्ट का इंक्लूजन रहता है। इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट राइट फ्रॉम द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल टू वर्कर्स का वेजेस जो गए, इनपुट प्राइस जो गया, रेंट गया, इंटरेस्ट गया, प्रॉफिट गया, ठीक है। ये सारा सब मिला के जीएसटी का टैक्स वगैरह सब मिला के जो फाइनली जिस भाव पे फॉर एग्जांपल सारा कुछ मिला के जो कंज्यूमर है वो 15 रुपये में इस पैकेट को खरीद रहा है, तो ये आपकी हो गई मार्केट प्राइस, ठीक है। अनलाइक बेसिक प्राइस इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ द इम्पोज टैक्सेस ऑन द गुड्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट। मतलब जो टैक्सेस होंगे वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। इट ऑल्सो डिडक्ट्स द सब्सिडीज़ ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इफ़ देयर आर एनी। लेकिन इसके अंदर जो सब्सिडीज़ होंगी वो हमारी डिडक्ट हो जाएंगी। मतलब इसके अंदर हमारा जो टैक्सेस हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं और इंक्लूड हो रही है सब्सिडीज़। इसके अंदर हमारे जो टैक्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज़ जो हैं हमारी वो हम डिडक्ट कर देंगे जो भी गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। अंडरस्टूड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो हम जीडीपी इन तीनों पे कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे भी, बेसिक प्राइस पे भी और मार्केट प्राइस पे भी, ठीक है। आपको ये तीनों क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको क्लैरिटी के साथ जो है वो अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम फॉर्मूलाज, राइट। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो भी कॉस्ट होगा, जैसे आपका जिसमें आ जाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। ये आ गया आपका फैक्टर कॉस्ट। बेसिक प्राइस क्या होगा हमारा, बेसिक प्राइस वुड बी फैक्टर कॉस्ट प्लस उसमें हम प्रोडक्शन टैक्स जो है वो प्लस कर रहे थे, आपने देखा था। और हम इसमें से प्रोडक्शन की जो सब्सिडी है, और प्रोडक्शन की है ये, है ना, प्रोडक्ट की नहीं है, ये याद रखिएगा, इसको जो है हम माइनस कर दे रहे थे, ठीक है। और मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा बेसिक प्राइस प्लस जो भी हमारा प्रोडक्ट टैक्स लग रहा है वो माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी जो भी हो रहा है, दैट वुड बी योर product tax, that will be your market price. So now if we see the formulas, GDP at market price क्या होगा, GDP at basic price ये देखा था हमने, प्लस प्रोडक्ट का टैक्स और जो प्रोडक्ट पे सब्सिडी करी है उसको माइनस कर देंगे, तो ये मार्केट प्राइस पे हो जाएगा। ये तब जब हमें बेसिक प्राइस पे जीडीपी क्या है वो पता हो। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या है वो पता है तो हम कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस वुड बी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब पहले तो जो बेसिक कॉस्ट है हमारा, जो बेसिक प्राइस है उसका फॉर्मूला क्या है वो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट, प्लस प्रोडक्शन टैक्स, राइट, माइनस आपका प्रोडक्शन सब्सिडी ये था इधर, ठीक है। बाकी इधर जो प्रोडक्ट टैक्स था वो तो इधर आ ही जाएगा, प्रोडक्ट टैक्स, और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज़ वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। आप देखिए सिंपल सब्सटीट्यूशन जो हम मैथमेटिक्स में बेसिक करते हैं वही। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले ठीक से याद है तो आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, अगर आपको बेसिक प्राइस पता हो, ठीक है। बेसिक प्राइस की जगह पे आप फॉर्मूला लग सकते हैं फैक्टर कॉस्ट वाला, ये पूरा फॉर्मूला अगर आप इस जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस वुड बी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको पता है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, ये भी एक फॉर्मूला है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं आप उनको जो है प्लस कर दें, ठीक है। आपने देखा प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्ट टैक्स हुआ है, ये आपके सारे टैक्स हुए हैं, माइनस आपकी जितनी भी सब्सिडीज़ लगी हैं उनको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। तो इन दोनों फार्मूला से ये फार्मूला हमारा फाइनली जो है वो डिडक्ट हुआ है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। लेकिन ये फॉर्मूला लाने के लिए आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से होने याद चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको इन तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है। क्या क्या अलग अलग मेथड्स होती हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने की, ठीक है। सबसे पहले होती है हमारी एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच फॉर एस्टिमेटिंग जीडीपी विच इज़ अ मेजर ऑफ द इकोनॉमीज आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ हु ओन्स द मीन्स टू प्रोडक्शन,
ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री के अंदर, उन सब पे जो भी एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हुए होंगे। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे हुआ है, जो भी खर्च हुआ है आपका, वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड पे आता है। मतलब हम खर्च की साइड से देखते हैं एक्सपेंडिचर की, कितना किसने स्पेंड किया, कितना खर्च किया। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। इट इज़ वेरी इजी। व्हाट इज़ पीएफसी? प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड्स है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, बाय हाउस होल्ड्स। जितने भी कंट्री के हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने जो भी एक्सपेंडिचर किया है गुड्स और सर्विसेज पे, ओनली मार्केटेबल सर्विसेज आएंगी इसके अंदर। ठीक है, जो भी उन्होंने सब, इसमें मतलब हाउस होल्ड चोर्स वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, जो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसलिए हाउस वाइफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, विच इज़ लिटिल प्रॉब्लमेटिक, बट ये होता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। घर ने, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, घरों ने कितना स्पेंड किया, कितना एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेसिडेंट्स विद इन इंडिया, इसमें रेसिडेंट्स के भी आ जाएंगे, जो भी यहाँ पर ऑर्डिनली डिसाइड करे, ज़रूरी नहीं है कि सिटीज़न हो। ठीक है, रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया जो, ठीक है, जैसे टूरिज्म, एजुकेशन, अकाउंटेड एज इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये सब आ गया। फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो जितने भी रेसिडेंट्स हैं विद इन इंडिया में, ठीक है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेसिडेंट्स विद इन इंडिया, वो आपका जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जीएफसी, दैट इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी सरकार ने वेजेस, सैलरीज, पेंशन्स, ठीक है, जितनी भी दी हैं ये, ठीक है, प्लस नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का भी जो नेट परचेज है वो, ठीक है, प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये सब आपका गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आया। गवर्नमेंट ने जितना भी जो है वो एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या ट्रांसफ़र पेमेंट आएगा, हमने देखा था ट्रांसफ़र पेमेंट इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो होता है हमारा एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब थर्ड है जीसीएफ, दैट इज़ योर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। कितना हुआ, कैलकुलेट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल आपका कितना हुआ है, स्टॉक्स में क्या चेंजेस हैं, और नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स क्या है। मतलब क्या कि जैसे हमने कुछ नया फिक्स्ड एसेट कंस्ट्रक्ट किया, जैसे रेलवेज ने कुछ किया, रोड्स बिल्ड किए, ड्वेलिंग्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, उसके कंस्ट्रक्शन में या उसके मेंटेनेंस में जो भी आपका पैसा लगा है, दैट इज़ अ क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी खर्चा हुआ है उसमें, तो वो आ जाएगा। प्लस आपका दूसरा क्या आ जाएगा, मशीनरी या इक्विपमेंट या कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हुए, आईपीआर, आरएनडी या सॉफ्टवेयर में हमने कुछ खर्च किया है तो वो आ जाएगा। ठीक, कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आ गए, लाइफ स्टॉक में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, प्लांटेशन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये सब आपका क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, जीसीएफ। देन फिर आता है आपका एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो इम्पोर्ट्स हम सब्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो केवल और केवल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो ही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस हो गया आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज़ योर इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड क्या होती है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ उसमें आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है और मिक्स्ड इनकम आती है। मैं आपको अभी आसानी से बताती हूँ। जैसे द इनकम अप्रोच कैलकुलेट्स द इनकम अर्नड बाय ऑल द फैक्टर्स, मतलब हम एक्सपेंडिचर मेथड में जो खर्चा हुआ है वो कैलकुलेट करे थे, कितना खर्चा हुआ। ठीक है, बाकी हम इनकम अप्रोच में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम अर्नड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, जिसके अंदर आएगा आपका वेजेस पेड टू द लेबर, रेंट अर्नड बाय द लैंड, द रिटर्न ऑन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जिसकी जितनी भी इनकम है। ठीक है, द इनकम अप्रोच फैक्टर्स इन सम एडजस्टमेंट फॉर दोज आइटम्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर वन देयर आर सम टैक्सेस सच एज सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स दैट आर क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सब इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन देखते हैं, अ रिजर्व दैट बिजनेसेस सेट असाइड टू अकाउंट फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट टेंड्स टू वियर डाउन विद यूज।
ठीक है। डेप्रिसिएशन होता है मतलब हर एक एसेट की अपनी एक लाइफ होती है, कुछ मशीनरी है उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है। मान लीजिए 20 साल लाइफ है किसी मशीनरी की, तो वो हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ जो कंपनीज़ होती है वो हर अमाउंट थोड़ा सा साइड में रख देती हैं, एक रिजर्व बना के रख देती हैं, उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम नेशनल इनकम में जो है वो ऐड करते हैं, और ये सारा कुछ मिला के जो है वो नेशन की इनकम को जो है वो बनाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ इनकम मेथड में, ठीक है। जिसमें क्या होगा, टोटल रिम्यूनरेशन, चाहे वो कैश में हो, काइंड में हो, जो एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो डायरेक्ट सोशल ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सिकनेस के हो गए, एजुकेशनल ग्रांट्स हो गई, पेंशन्स हो गई, ठीक है। तो ये भी आप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम लोग डालते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स लेकिन पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर होता है आपका ऑपरेशनल सरप्लस, OS, ठीक है। जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स जो भी हुई या डिविडेंड जो भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, जो भी कंपनीज़ के द्वारा, ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस आया है, जो भी इनकम हुई है, वो आपका होता है OS, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये भी हम इंक्लूड करते हैं। प्लस होता है हमारा मिक्स्ड इनकम, ठीक है, जो भी आपका अनऑर्गेनाइज हाउस होल्ड सेक्टर में जो भी आपकी मिक्स्ड इनकम आ रही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इशू होता है, डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्प्लॉयमेंट इनकम जो होते हैं एंड प्रॉफिट्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। तो येस, इनकम मेथड से GDP कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। प्लस हम देखते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या हुआ, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स पे क्या कंजम्पशन हुआ, ये सब भी आपका इसके अंदर GDP के इनकम मेथड में जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो प्लस कर देते हैं। इसमें से जो है वो प्रोडक्शन टैक्स जो होता है वो उसको प्लस कर देते हैं, और इसमें से माइनस कर देते हैं प्रोडक्शन सब्सिडीज़ को, तो हमारा GVA एट बेसिक प्राइस आ जाता है, ठीक है। और वही GDP अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप बेसिक प्राइस पे निकालेंगे, प्लस आप प्रोडक्ट टैक्स को उसमें प्लस कर देंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे प्रोडक्ट सब्सिडीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाय इनकम मेथड, ठीक है। मेनली हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड ही यूज़ करते हैं, ठीक। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन मेथड, तीसरी मेथड है, जिसमें हम क्या देखते हैं, प्रोडक्शन अप्रोच सम्स द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए आप कि हर प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडेड क्या होगा, टोटल सेल्स लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे जो आटा होता है, ठीक है, वो आपको इंटरमीडिएट इनपुट होता है, और जो ब्रेड होगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, हम हर एक स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है, उसको हम जो सम करते हैं, उसका जो मॉनिटरी वैल्यू होता है उसको सम करते हैं, ठीक है। जैसे आर्किटेक्ट की जो सर्विसेज हो गई वो तो इंटरमीडिएट इनपुट हो गई, लेकिन जो बिल्डिंग है हमारा वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हर एक स्टेज पे जब तक ब्रेड बनने का जितना भी स्टेजेस हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर तो आखिरी में ब्रेड बनने तक, उसके हर एक प्रोडक्शन के स्टेज पर जो भी वैल्यू ऐड हुई है, उन सभी वैल्यू ऐड्स को हम जो है सम करते हैं, और हमें फाइनली फिर GDP बाय प्रोडक्शन मेथड पता चल जाता है, ठीक है। मतलब इसमें GVA इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हमको अगर इसको बेसिक प्राइस पे हमें निकालना है तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हुआ है माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हो गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड उस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, कि जो आपका आउटपुट का वैल्यू आया है वो माइनस आपका जो अभी तक का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू था, ठीक है, उसको माइनस तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे आपका GVA आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसको अगर आपको GDP निकालना है, तो अगर आपको वही GDP निकालना है तो GDP वुड बी GVA एट बेसिक प्राइस, राइट। जो भी आपका GVA आया है वो प्लस प्रोडक्ट टैक्स उसमें हम प्लस कर देंगे, और हम माइनस कर देंगे प्रोडक्ट की सब्सिडी को, ठीक है। तो ये आपका फाइनल GDP हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स हैं, कौन सी, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। मेनली हम एक्सपेंडिचर मेथड ही जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
अंडरस्टूड। अब ये आपको तीनों मेथड जो है वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आप बार बार देखिए, उनके जो फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको आप एक जगह पे लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिएगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन मेथड से बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लस हो रहा है, बहुत सारा माइनस हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है कॉन्सेप्ट नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी का। ठीक, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी का। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनल जीडीपी है हम उसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो रियल जीडीपी है हम उसमें इन्फ्लेशन को जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये क्या करता है, करंट प्राइस पे जो है जीडीपी को, करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करता है। ठीक है, मतलब आज अगर हम इस साल का 2021-2022 का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी, तो हम इस साल में जो भी प्राइसेस हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस ऑल रिसेंट चेंजेस इन द मार्केट, इट इज़ मच हायर सिंस द करंट मार्केट चेंजेस आर टेकन इनटू इफेक्ट। ठीक है, एंड जीडीपी इज नॉट पॉपुलर अमंग इकोनॉमिस्ट बिकॉज इट स्क्रैचेस द सर्फेस. On the other hand, the real GDP is very popular among economists because it goes deep into the concept. मतलब ये बहुत ऊपरी सतह से जो है जीडीपी को मेजर करता है, एक्चुअल कितना इंक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेशन को हम टारगेट नहीं करें ना, महंगाई भी तो उतनी ही बढ़ रही है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी वो हो जाएगा जिसके अंदर हम करंट प्राइस पे कर रहे हैं। रियल जीडीपी क्या होगा, ईयरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट द एक्चुअल कॉस्ट विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ले रखा 2011-12 का बेस ईयर। ठीक है, तो हम इस पे जो भी प्राइसेस थी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, उस प्राइस पे हम लोग इस साल का जीडीपी कैलकुलेट करते, तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन में, है ना, कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है हमारा। तो रियल जीडीपी एक एक्यूरेट मेजर है जिसको बोलते हैं। तो एक बेस ईयर की प्राइस पे हम लोग जो है वो इसको करते हैं। तो अब क्या होगा, अगर आपका मान लीजिए अब क्वेश्चन अगर आए आपको, तो इन्फ्लेशन अगर आपका हाई है तो जो नॉमिनल जीडीपी होगा आपका, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगा आपका रियल जीडीपी से। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो जो नॉमिनल जीडीपी होगा वो आपका कम होगा रियल जीडीपी से। ये सब आपको क्वेश्चंस करने आनी चाहिए। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, और एक स्टेटमेंट के रूप में जो है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन में दे देते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी ऑफ 2016 एंड इफ़ वी टुक 2010 एज द बेस ईयर, वी वुड कैलकुलेट द रियल जीडीपी बाय टेकिंग ऑल द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड देन वुड मल्टीप्लाई देम बाय द प्राइसेस ऑफ 2010। मतलब हम प्राइस कौन सा ले रहे हैं, 2010 का ले रहे हैं। इसलिए रियल जीडीपी बहुत पॉपुलर है क्योंकि इन्फ्लेशन को जो है वो अकाउंट कर रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को वो माइनस कर रहा है। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी जीडीपी वर्सेस जीएनपी, क्या डिफरेंस है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। अब इसके अंदर जो हमने रेसिडेंट वर्सेस सिटीज़न का जो कॉन्सेप्ट देखा था वो हमारा काम आएगा। इसलिए आपको पहले ही मैंने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करा दिए थे ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो जीडीपी क्या करता है, जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स बाय सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स अलाइक। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपके सारे रेसिडेंट्स जो भी हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे नॉन सिटीजन्स हो, जीडीपी में हम सारे रेसिडेंट्स को जो है वो इंक्लूड करते हैं। जीएनपी क्या करता है, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज सिटीजन्स बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, राइट। तो अब हम अगर देखें तो जीडीपी क्या होगा आपका, जीएनपी क्या होगा, इट विल बी जीडीपी प्लस जो भी आपके यहाँ पे, जो भी हमारे यहाँ पे इनकम, जो जीडीपी में हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी हमारी इनकम है वो सब आ गई, प्लस हम क्या देख रहे हैं, इनकम अर्नड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया, राइट। और हम माइनस कर देंगे जो इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया।
इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला क्या होगा, GNP इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब GDP में क्योंकि हम सारे रेसिडेंट्स का ला रहे थे, बस सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ, इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, जो आपका GDP मेजर हो रहा है वो। और GNP क्या करेगा, जो भी हमारा GDP है उसमें हम प्लस कर देंगे हमारे यहाँ के लोगों ने, जो भी बाहर, जो हमारे NRIs हैं, ठीक है, बाहर जो हमारे यहाँ पे इनकम अर्न कर रहे हैं वो हम प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे हम जितने भी फॉरेनर्स हैं, फिर नेपाल के लोग हैं जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे बिजनेस है उनका, तो वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो हम इसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। GDP इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमीज, ठीक है, हम लोग GDP ही यूज़ करते हैं। US ने भी जो है GNP को अबैंडन कर दिया था 1991 में, ठीक है। GDP ही जो है हम लोग कंपेयर करने के लिए भी अदर इकोनॉमीज़ के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे लोअर GNP है एज़ कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग GDP फिगर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे दिस इंडिकेट्स दैट नेशंस आर सीइंग अ नेट ओवरऑल आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्री, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो बाहर जाके जो है वो इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आपका GDP वर्सेस GNP क्लियर है, ठीक है। तो अब देखते हैं चेंजेस इन GDP एस्टिमेशन, कि GDP हम एस्टिमेट करते आ रहे थे इंडिया, अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसको एस्टिमेट करने में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज जो है वो है हमारा बेस ईयर को हमने 2004-05 लेते थे, उसको हमने 2011-12 कर दिया, ठीक है। उसके अलावा क्या किया हमने, जो हम फैक्टर कॉस्ट पे GDP कैलकुलेट करते थे पहले, वो अब हमने मार्केट प्राइस पे करना शुरू कर दिया। हमें लगता कि जो मार्केट प्राइस है उस पे कैलकुलेट करने से हमें एक्चुअल GDP जो है वो पता चलेगा, ठीक है। फिर तीसरा चेंज हमने किया, जो डेटाबेस था फॉर कैप्चरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम RBI's डेटाबेस टू द MCA 21 डेटाबेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें क्या हो रहा था कि जो RBI का डेटाबेस था, इसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था ना, उसका इतना ज़्यादा एस्टिमेशन नहीं आ पा रहा था। तो जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो डेटाबेस लिया है, इससे और होलिस्टिक हो गया हमारा GDP का एस्टिमेशन, ठीक है। ये डेटाबेस हमने 2 वजह से यूज़ किया था। पहला तो ये था कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर बेस्ड अपॉन द टैक्स रिटर्न्स, एक तो टैक्स रिटर्न्स को हम इसके अंदर कैलकुलेट करने लगे, और दूसरा था एक्स्ट्रापोलेट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी। तो इस वजह से हमने जो है जो डेटाबेस है ये वाला चेंज किया, ठीक है। तो 3 चीज़ें चेंज हुई हैं, एक तो बेस ईयर, एक हुआ है आपका कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे शिफ्ट हो गए, और तीसरा था हमारा डेटाबेस, जो हमने RBI के डेटाबेस से हम शिफ्ट हो गए हैं MCA 21 डेटाबेस तक। और उसके रीजंस भी हमें पता है, तो टैक्स रिटर्न्स की वजह से हम शिफ्ट हुए हैं, और एक हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी को भी जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी जो है उसको भी हमने जो है अच्छे से उसमें एस्टिमेशन में इंक्लूड करना था, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक। तो अगर आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में देखेंगे तो हमने देखा था कि जो GDP है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता था। अगर उसको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊँ तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं जो कंजम्पशन कितना हुआ है वो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्लस हम उसमें से एक्सपोर्ट और हम को प्लस करके इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है GDP हम कैलकुलेट करते थे। तो जो उसमें जो C होता था वो हमारा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमने देखा था PFCE। वो सेम फार्मूला को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिखा है, सिंपल तरीके से लिखा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो टोटल कंजम्पशन है वो 2019-20 में 71.7 था, 2020-21 में 71.1 था, और 21-22 में 69.7 था। मतलब हमारा जो मेजॉरिटी जो ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का, वो है हमारा कंजम्पशन, मतलब हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, राइट। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट का कंजम्पशन जो होता है वो 11.2% होता है, ठीक है। मतलब अगर कंजम्पशन हमारा कम हो गया, फॉर एग्जांपल्स जो हमारी हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, उन्होंने अगर सेविंग्स कम कर दी अपनी, ठीक है, तो सेविंग्स कम कर दी मतलब क्या है ना, दे आर स्पेंडिंग मोर। तो
इफ़ दे आर स्पेंडिंग मोर, मतलब टोटल कंजम्पशन आपका ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है मतलब हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन एक प्रॉपर सेविंग होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सरकारें हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से जो है जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी है उस पर शिफ्ट हो, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होगा उससे क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल कंजम्पशन का आपको याद रखना चाहिए कि जो मेजॉरिटी 70% के अराउंड जो है हमारा ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी टोटल कंजम्पशन है। फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन आता है अराउंड 11 to 12%, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन हमारा आता है 60.5, अराउंड 58, 60 इस तरह से आता है। फिक्स्ड कैपिटल का जो फॉर्मेशन है हमारा, जो फिक्स्ड कैपिटल को हम बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, या फिर हमने कोई रेलवेज़ में कुछ हमने किया, तो ये फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन जो है वो हमारा अराउंड 29.6 रहा है इन 21-22। थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। फॉर एग्जांपल टोटल कंजम्पशन जो थोड़ा सा हमारा डिक्रीज़ हुआ है, गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ा है, कोविड भी इसका रीज़न रहा था, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो हमारा डिक्रीज़ हुआ है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारा पहले डिक्रीज़ हुआ फिर वापस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे नेगेटिव में हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स क्योंकि देखिए हम 20.1% हमारा एक्सपोर्ट्स है और इम्पोर्ट्स है 23.1%, मतलब हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं। दिस इज़ इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो गए, हमारे नेगेटिव में हो गए, ठीक है। हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और जीडीपी हमारा इस तरह से 100% जो ये कैलकुलेट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जीडीपी का जो इंडिया का जो जीडीपी है उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जीडीपी को क्या ड्राइव करता है, सबसे ज़्यादा उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो है सबसे ज़्यादा कंजम्पशन। उसके बाद हमारा ग्रॉस, फिर उसके बाद हमारा आता है प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। फिर होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और फिर है हमारा गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेंड्स इन इंडियाज़ जीडीपी एंड ग्रोथ रेट, ठीक है, क्या हमारा ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो रियल जीडीपी हो जाए चाहे नॉमिनल जीडीपी हो जाए, उन्होंने कंसिस्टेंट इंक्रीज़ देखा है एब्सोल्यूट वैल्यू में। अगर हम देखा जाए तो आप देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारा चाहे वो रियल जीडीपी हो या नॉमिनल जीडीपी हो, जो है ग्रोथ आपका दिख रहा है। आप देख रहे हैं कांस्टेंट ये ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इंक्रीज़ हुआ है। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, जो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे 2020-21 में, आपने देखा इधर हुए थे, लेकिन अब वो वापस जो है वो अपने सेम इंक्रीमेंटल पाथ के ऊपर हैं, ठीक है। तो दे हैव नाउ कम बैक। ये 2020-21 में क्या था, कोविड का इफ़ेक्ट था, इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बट इसके बाद फिर से जो है वो अब अपनी दे हैव कम बैक टू द प्री कोविड लेवल्स, मतलब जो यहाँ पर ये प्री कोविड लेवल था अब वापस से यहाँ पर आके फिर उसके बाद जो है हमारा इंक्रीमेंटल जो है इसका इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। द रियल जीडीपी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 133 लाख करोड़ इन 2021 टू 144 लाख करोड़ इन 2021-22। ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि इतना आपका हो गया है। ऐसी जो नॉमिनल जीडीपी है जो करंट मार्केट प्राइस पे है वो आपका ये आपका था रियल जीडीपी, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो है हमारा 195 लाख करोड़ था ये इन 2020-21, एंड अब वो हो गया है अराउंड 230 लाख करोड़ इन 2021-22, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में याद रखना चाहिए। ये फिगर्स आपको पता रहते हैं तो एक तो मेंस में भी काफ़ी काम आते हैं और प्रीलिम्स में भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, अगर आपको एस्टिमेशन में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। गेस वर्क में भी आसानी होती है, ठीक है। तो हमारा हमने क्या देखा 2020-2021 के बीच में यहाँ पर बस आपका कंसिस्टेंट डिक्लाइन था, और उसके बाद जो है दे हैड अगेन नाउ दे हैव रजिस्टर्ड पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ ट्रेंड्स इन द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि ग्रॉस
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट वी कैलकुलेट, हम देखते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखते हैं, फिर चेंजेस इन स्टॉक्स देखते हैं, ठीक है, मतलब जो स्टॉक्स ऑफ इन्वेंट्रीज़ में कितना इंक्रीज़ हुआ है वो देखते हैं, इसका मतलब ये है स्टॉक्स में चेंजेस का मतलब, और बाकी नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स देखते हैं, जैसे स्टोन्स, एंटीक्स, ठीक, इसमें क्या कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है, क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, कुछ मशीनरी हुआ, कुछ R&D हुआ, ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्स हमने जो है उसको कल्टीवेट, जैसे प्लांटेशन भी मैंने आपको बताया था पिछली कुछ स्लाइड्स में कि जो प्लांटेशन होता है उसमें जो हमारा बढ़ोतरी हुई है उसको भी हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में लेते हैं। तो क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, R&D, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये सब आते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दे देंगे कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, कितने नए IPR हुए, ये सब आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। स्टॉक्स में क्या आएगा, जो इन्वेंट्री वैल्यू में क्या इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होती है, कुछ ना कुछ स्टॉक्स होते हैं कंपनीज़ के, उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, और वैल्यूएबल्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो ड्राइवर है वो क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर भी पब्लिक है और प्राइवेट है, ठीक है। तो जितना ये हो रहा है इसका 8% जो है वो पब्लिक में आ रहा है, ठीक है, टोटल का। प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 25% है, इसमें पब्लिक 7.5% है, प्राइवेट इज़ 21%, 2019-20 में 7% है, और प्राइवेट इज़ 22%, ठीक है। चेंजेस इन स्टॉक्स क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ये आपको याद रहना चाहिए, वैल्यूएबल्स में भी हमारा डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी हमारा डिक्रीज़ हुआ है, और ओवरऑल हमारा जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो अगर देखा जाए 2010, 11, 15, 16 और 19, 20 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। अगर आपको डेप्थ में देखना है तो ये हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का ग्राफ है, जो कि देखिए थोड़ा बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, थोड़ा घट रहा है, इस तरह से इसका जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके आपके यही ऑब्जर्वेशंस हैं कि लास्ट डेकेड में डिक्लाइन हुआ है। अगर आप पिछला एक डेकेड देखेंगे तो 40% से 31% से डिक्लाइन हुआ है, और शेयर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हायर है देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो डिक्लाइन और एक याद रखनी है कि शेयर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हायर है दैन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये आपके ऑब्जर्वेशंस हो गए क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के ट्रेंड्स में से, ठीक है। इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके बेसिक्स अगर आपको पता होंगे, जो हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में देखे, तो ये आपका मेन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। हमने कहा था कि हम करंट अफेयर्स को और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको जो है हम हमारे स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसीलिए हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड्स हैं ये आपको हेल्प करेगी हाउ टू आंसर दी क्वेश्चन। आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको एलिमिनेट करने में सुविधा होगी, ठीक है। उसमें आपको सही आंसर आपको देख के ही पता लग जाएगा कि अगर आपको पता है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, तो आप देख के ही जो है वो करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी ट्रेंड्स इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स। इसमें क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स क्या होती है, कौन कंट्रीब्यूट करता है, उसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे हाउस होल्ड्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स प्लस प्राइवेट कॉरपोरेट एंड योर पब्लिक सेक्टर, ये तीनों हमारे करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, ठीक है, इन द लास्ट डेकेड वो हमारी डिक्रीज़ हुई हैं, 37% से 31.5% हुई, तो टोटल में हमारा डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट शेयर ऑफ सेविंग्स है इंडिया में, आप देखेंगे इधर, ठीक है। जो ये हमारा टोटल में से अगर आप देखेंगे तो 24% जो हाउस होल्ड की सेविंग्स है, अगर वो नहीं हुई है तो हमारे बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो है उससे ज़्यादा हमारा ये दिस इज़ योर मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर, ठीक है। और हाउस होल्ड सेविंग्स जो होती हैं आप देख लीजिए, दो तरह की सेविंग्स होती हैं, एक होती है हमारी नेट फाइनेंशियल सेविंग जो वो लोग बैंक्स में रखते हैं, और एक होती है हमारी फिजिकल सेविंग्स,
और फिजिकल सेविंग्स जो हैं इंडिया के अंदर खास तौर से ये ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेट फाइनेंशियल सेविंग्स। ठीक है, अभी भी जो है वो प्रॉपरली फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल सेविंग्स में लोग रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये लार्जर शेयर है इसका फिजिकल सेविंग्स का एज़ कम्पेयर टू नेट फाइनेंशियल सेविंग्स। ठीक है, अंडरस्टूड, परफेक्ट। तो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स का ट्रेंड हो गया। ये इसका डेप्थ में थोड़ा सा ग्राफ है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1990s टू 2020। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स जो थी वो सबसे ज़्यादा थी हमारी 2005 से 2010 के बीच में, ये वाला जो है इसमें सबसे ज़्यादा थी। फिर उसके बाद फिर से धीरे धीरे जो है वो कम होता गया। 2010 से अगर 2020 में एक डेकेड में हम अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 37% से 31.5% पे आ गया है, राइट। Now let's see the contribution of sectors to India's GDP। ठीक है, कि कौन से सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैगनेंट ही रहा है, उसका ज़्यादा उसमें कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग की बात हो गई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको याद रखिए इट इज़ मोर और लेस अराउंड 18%। ठीक है, अभी 2020-21 में 20.2 हो गया है, अदरवाइज इट वाज 18%। ठीक है, अगर इसके सब सेक्टर्स में देखे जाए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में, तो हमारा जो क्रॉप्स है उसका जो है वो हाईएस्ट शेयर है। उसके बाद है लाइफ स्टॉक का, फिर फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग एंड देन फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसमें भी क्या है, एक थोड़ा सा स्टेडी डिक्लाइन देखा गया है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप पिछले एक डेकेड की बात करेंगे तो 32.5%। ठीक है, इससे आपका हो गया है 25.6%। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट डिक्लाइन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो जैसे माइनिंग, कोरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा उसमें डिक्लाइन आया है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा दैट हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट। ठीक है, इन पिछले कुछ सालों में इट हैज़ रिमेन अराउंड 16-17%। अभी जो है 2020 और 2021 में थोड़ा कम हो गया है, क्यों, बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, तो इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है खासकर ये वाला, यू शुड सी दिस। ठीक है, 16-17% के अराउंड ही कांस्टेंट है। ये सब जो कोट्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप नमक की तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने बहुत सारे आंसर्स में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इनको आपकी टिप ऑफ द टंग पे होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको जो है ये आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर है फाइनल हमारा सर्विसेज सेक्टर, जिसका हमारा हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली जो है कॉन्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इट्स अराउंड 54.3% हियर, 55-53 के अराउंड अब है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स टू इंडियाज़ जीडीपी। नाउ लेट्स सी द इकोनॉमिक रिसेशन इन इंडिया। ठीक है, कि कब कब इकोनॉमिक रिसेशन हमने फेस किया है। सबसे पहले देखते हैं कि रिसेशन होता क्या है। रिसेशन क्या होता है, फॉल इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर 2 consecutive quarters 6 months accompanied by a decline in income, sales and employment। मतलब अगर 2 consecutive quarters में, ठीक है, एक क्वार्टर आपका कितने महीने का होता है, 3 months का होता है। ठीक है, तो 2 consecutive quarters में अगर आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में फॉल आया है, ठीक है, मतलब क्या, और उसके साथ साथ आपकी इनकम, सेल्स, एम्प्लॉयमेंट में भी फॉल आया है, उसको हम कह देते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन जो है 41 साल के बाद, 41 ईयर्स के बाद जो है हमने 2021 में देखा था। दैट वाज बिकॉज ऑफ कोविड। और 1979 और 80 में इसके पहले हुआ था, और उसके बाद जो है वो 2020-21 में हुआ था। ठीक है, फिर है इन इंडिपेंडेंट इंडियाज़ हिस्ट्री 5 सच ईयर्स ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट वर रजिस्टर्ड। ठीक है, कब कब हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी। ठीक है, तो वो था हमारा -1.2% जब हमारा जीडीपी कम आया था। ठीक है, तो -1.2% इन फाइनेंशियल ईयर 1958 में, 66 में, 73 में, 80 में और 2021 में। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट में इस तरह से दे देते हैं कि इंडिया हैज़ सीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी इन 5 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट।
सो यू शुड नो 5 ईयर्स में देखा था, 6 ईयर्स में देखा था, ठीक है। तो कितने कितने साल में जो है हमारा हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है, यू शुड नो, ठीक है। हो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब नंबर्स याद रखें, बट आपको एटलीस्ट ये नंबर याद होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 सालों में जो है 5 सच ईयर्स ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर हुए थे इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक साइज़ है कंट्रीज़ का वो हम कंपेयर कर सकते हैं, इधर हम कंपेयर करेंगे नॉमिनल जीडीपी में और हम कंपेयर करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इट कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, जैसे कोई बर्गर है, ठीक है। अब एक बर्गर का कॉस्ट मान लीजिए ब्रिटेन में इट इज़ 3.39 यूरोज़ और पाउंड्स, ठीक है। एंड इन यूएस इट इज़ $5.71। तो हम क्या करते हैं, इसका जो है हम एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.59 आ रहा है एक्सचेंज रेट, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। अब लेकिन जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है हमारा वो है हमारा 0.79 इन दोनों के बीच में, ब्रिटेन और यूएस के बीच में। तो क्या होता है, हम ये कहेंगे कि जो हमारा ब्रिटिश पाउंड है वो अंडर वैल्यूड है बाय ओवर 25%। अंडरस्टूड। एक बर्गर का आप एग्जांपल इसके अंदर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो इस कंट्री में कितने का मिल रहा है, इंडिया में कितने का मिल रहा है, पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है, ठीक है। सेम बर्गर जो है अगर इंडिया में 50 रुपये का मिल रहा है और पाकिस्तान में अगर वो 70 रुपये का मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे 70 से और हमारा वो पीपीपी वाला जो एक्सचेंज रेट है वो आ जाएगा, ठीक है। उससे हम क्या कंपेयर करते हैं, हम लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ का। लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो इससे कंपेयर हो जाता है ना। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कंपेयर करते, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज़ हम प्रेडिक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कंट्रीज़ को अगर एडजस्ट करेंगे वो अपना जीडीपी फिगर्स टू रिफ्लेक्ट पीपीपी, मतलब वो अगर जो ये वाला एक्सचेंज रेट है पीपीपी वाला जो एक्सचेंज रेट है उससे अगर अपना जीडीपी फिगर्स को एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जीडीपी बाय पीपीपी है वो हमारा है चाइना का, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम नॉमिनल जीडीपी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है हमारा यूएस का, ठीक है, और पीपीपी में है हमारा चाइना का। तो आपको ये याद होना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी में हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, यूएस है, फिर है चाइना, फिर है जापान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया। एंड इन योर पीपीपी रैंकिंग चेंज हो जाएगा, रैंकिंग वुड बी चाइना, USA एंड देन इट विल बी इंडिया, ठीक है। उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो $1 है वो ₹21 है इंडिया में। अंडरस्टूड। दिस वॉज आवर लास्ट कॉन्सेप्ट। अब है कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, आपको डेप्रिसिएशन को अकाउंट में लेना है। तो आपका एनडीपी जब भी आप नेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आपको डेप्रिसिएशन याद रखना है। आप जीडीपी जो है उसमें से हम आपका डेप्रिसिएशन जो भी कॉस्ट है वो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ द कंट्रीज कैपिटल इक्विपमेंट वेयर्स आउट और बिकम्स आउटडेटेड ईच ईयर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो जितना वेयर आउट हो रहा है उसको हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते जाते हैं, तो हमारा नेट जीडीपी जो है, हमें नेट आउटपुट जो है इकोनॉमी का पता चल जाता है, ठीक है। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है उसको हम जो है माइनस कर देंगे,
ठीक है। कैपिटल एसेट्स फ्रॉम द जीएनपी, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। ऐसे ही एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, अगर इसी को, ये आपका है मार्केट प्राइस के ऊपर, अगर ये है आपका फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस का जो एनएनपी है उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, सब्सिडीज़ को प्लस कर देंगे, तो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। हमने देखा था कि हम इन टैक्सेस को जो है वो माइनस करते, टैक्सेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम फैक्टर कॉस्ट में देखते हैं, और सब्सिडीज़ को, लेकिन जो सब्सिडीज़ मिलती है उसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यह पढ़ चुके हैं हम फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, और उसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फैक्टर कॉस्ट का ही पढ़ा था, बेसिक प्राइस का पढ़ा था और मार्केट प्राइस का पढ़ा था। बस सेम फॉर्मूला इधर भी इन लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम क्या होता है, इट इज़ द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन अ ईयर। मतलब डायरेक्ट टैक्स को अगर हम इंक्लूड ना करें जो हम पे कर रहे हैं, उसके बाद जो हर इंडिविजुअल की जो हमारे यहाँ पे इनकम हो रही है, ठीक है, उसके सारे सोर्सेज से, हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है सैलरी हो, कोई बिजनेस हो, ठीक है, वो सारे इनकम जो रिसीव होती है उसे कहते हैं पर्सनल इनकम। एंड इट इज़ नेवर इक्वल टू द नेशनल इनकम बिकॉज द फॉर्मर इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट्स वेयर इज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब आप पर्सनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा सैलरी है मान लीजिए 50,000, ठीक है, लेकिन मुझे जो है पर मंथ का 10,000 रुपीज़ ग्रांट मिल रहा है स्कॉलरशिप, ठीक है, टू कैरी आउट सम रिसर्च। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा पर्सनल इनकम होगा वो 60,000 हो जाएगा। लेकिन हम जो हमारा जीडीपी कैलकुलेट करे थे उसमें हम 50,000 को कैलकुलेट करे थे, हम 10,000 रुपीज़ जो ट्रांसफ़र पेमेंट था उसको हम नहीं कर रहे थे, लेकिन जो मेरी पर्सनल इनकम होगी उसमें हम ट्रांसफ़र इनकम को भी जो है हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम बाय डिडक्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड एडिंग ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, तो पर्सनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्लस योर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। दिस इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होगा, दिस इज इंडिविजुअल्स इनकम आफ्टर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ऑल ऑफ अस पे सम इनकम टैक्स, हमारी जो भी इनकम होती है उसके ऊपर हम ITR फाइल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, उसके बाद जो हम इनकम टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद जो पैसा बचता है वो एक्चुअल हमारा कंजम्पशन में जाता है, कंजम्पशन और सेविंग। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा, पर्सनल इनकम माइनस योर डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। ठीक है, एज द एंटायर डिस्पोजेबल इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला। देन नेक्स्ट इज हमारा एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। मैंने दिखाया था GDP पर कैपिटा से हम निकालते हैं। ठीक है, तो वही नेशनल इनकम में से अगर हम जो है पॉपुलेशन जो है, नंबर ऑफ़ पीपल जो है कंट्री के, वो माइनस कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकम पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये भी एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है या डेवलपिंग कंट्री है कि डेवलप्ड कंट्री है, ये देखने का एक तरीका है, एक मेजरमेंट है कि पर कैपिटा इनकम उस कंट्री की क्या है। तो भले ही हमारा GDP हम टॉप 5 में आते हैं इकोनॉमीज़ पे, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, क्योंकि जो USA की जो GDP है उनका पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो उनकी नेशनल इनकम ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, तो उनका ओवरऑल जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्या है, दो हमारा GDP कंपैरेबल है बाकी कंट्रीज कंपैरिजन में, बट हमारा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब GDP डिफ्लेटर आपका लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन द GDP। मतलब क्या करेंगे, नॉमिनल GDP को हम रियल GDP से डिवाइड कर देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो हमारा GDP डिफ्लेटर आ जाएगा। ठीक है, सेम ईयर के प्राइस पे। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, तो GDP डिफ्लेटर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर
दीज आर योर फार्मूलाज जो आपको काम आएंगे। कहीं पर भी आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में दे दें वो, ठीक है, या कोई हो सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर पे ही एक क्वेश्चन बन जाए। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। सो दिस कम्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको सारी डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लेनी है। जितने भी फॉर्मूलाज थे आपको एक पेज पे या 2 पेजेस पे आपको लिख लेने हैं और उनको आपको बार बार रिवाइज़ करना है। जब आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको डेफिनेशंस अपने आप रिवाइज़ होती जाएंगी, ठीक है। आप चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, कंसाइज नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि पीपीटी में सारी चीज़ें नहीं आ पाती है जो मैं कहती हूँ। तो आप जो भी सुन रहे हैं लेक्चर्स में आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। प्लस आपको क्या करना है कि जो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई न्यूज़ दिखती है तो वो भी आपको जो है अपने इस नोट्स में उनको ऐड करना है। न्यूज़पेपर से जो आपको अगर लग रहा है कहीं पर तो आप अपने नोट्स में उनको ऐड करते जाइए, तो आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन जो है वो होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू डू वेल, राइट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।